अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़। वालेकुम अस्सलाम। इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल बड़ा सुनने में आता है, बहुत जगह नेट पे वर्ड लिखा हुआ आता है, बहुत जगह कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, कैसे बढ़ा सकते हैं, सब पूछेंगे। पहले हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, पहले तो इसकी अहमियत बता दूं, फिर बताऊं, ताकि जब अहमियत पता चले तो लोग गौर से फिर ये वीडियो देखेंगे। 1970 1970 से 1980 के दरमियान एक 10 साल की रिसर्च हुई। येल, हार्वर्ड और न्यू हैम्पशायर, 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया की। उसमें 3 साइंसदानों ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने रिसर्च की कि कुछ लोग ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं और खुश भी होते हैं, और उनसे लोग भी खुश होते हैं। देखिए, कामयाबी अलग चीज़ है, मगर कामयाबी के साथ खुश भी रहना, हमने एक वीडियो में बात की थी, एट पीस भी रहना, और साथ साथ आपके साथ जो लोग मुंसलिक हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी आपसे खुश हैं, उनको आप अपनी खुशी का हिस्सा बनाते हैं। तो उन्होंने स्टडी की कुछ लोगों की, तो उन्होंने एक अजीब और गरीब क्वालिटी पाई उसमें से, और वो क्वालिटी को उन्होंने नाम लिया इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल। अच्छा, हर इंसान इमोशनल होता है, हम सब इंसान हैं, हमारे में इमोशंस हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं, मगर इमोशनली इंटेलिजेंट होना अलग बात है, इमोशनल होना अलग बात है। हम इमोशनल हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। अच्छा, इनिशियली पहले ही होता था कि आईक्यू पे बड़ा जोर जाता था, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको कहते हैं। लॉजिकल थिंकिंग होती है, लीनियर थिंकिंग होती है, आप रिडल सॉल्व कर सकते हो, आप सम सॉल्व कर सकते हो, मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो। जब ये दुनिया में कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद इस पे किताबें लिखी गई, और अब वेस्ट में, मगरिब में, इसको स्कूल से शुरू किया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल में इमोशनल इंटेलिजेंस की तालीम दी जा रही है, ताकि बच्चे जब बड़े हों तो ये इमोशनली इंटेलिजेंट हों। अच्छा, एक तो कुछ लोग पैदाइशी तौर पे इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, मगर माहौल, माशरा, तरबियत ये इंटेलिजेंस को निकाल कर सिर्फ इनको इमोशनल कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो स्कूल्स की पढ़ाई है, उसमें जितना मैथ्स, जितना अरिथमेटिक आ गया, अलजेब्रा आ गया, जितना आपकी लीनियर थिंकिंग आ गई, इसने आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल बना लेते। लॉजिकल बनना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मगर ज़िंदगी में कई बड़े बड़े काम जो हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस से किया जाते हैं बनिस्बत इंटेलेक्चुअल रीजनिंग से करना। अच्छा, आपने जब भी बात की कि इमोशनल इंटेलिजेंस की, मैं समझ गई कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं ये तो हम आपसे पूछेंगे आगे, बट क्या ऐसी चीज़ है जो आइडेंटिफाई करती है लिंग्विस्टिकली, आपको पता चलेगा कोई इमोशनली इंटेलिजेंट है, या हम कोई बात को यूज़ करते हैं बाय लैंग्वेज, बाय वर्ड, जो पता चल करती है कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं या नहीं है? जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अल्फाज की चॉइस अलग होती है। मैं मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल, कॉर्पोरेट कल्चर को ले लें या एक वर्क प्लेस को ले लें। उसमें अगर एक बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपनी टीम को कहता है कि आई थिंक यू आर गोइंग टू फेल दिस टाइम, मुझे लगता है कि तुम लोग फेल हो जाओगे, तुम कामयाब नहीं होगे, तुम वो टारगेट्स अचीव नहीं करोगे, वो गोल्स अचीव नहीं करोगे, ये लॉजिकल सेंटेंस है। अगर उसकी जगह बॉस ये कहे कि आई फील यू मे फेल दिस टाइम, यानी फील को ले आए, तो जब हम इमोशंस के वर्ड यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो हम दूसरे शख्स के इमोशन सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो जब हम कहते हैं आई फील यू मे नॉट सक्सीड दिस टाइम, और आई फील यू मे फेल दिस टाइम, इट मीन्स दैट इट्स जस्ट माई फीलिंग, इट्स नॉट माई नोइंग। फर्क है, नोइंग का मतलब है मैं जानता हूं कि तुम फेल हो जाओगे, मगर मैं ये कहता हूं कि मैं महसूस करता हूं कि तुम फेल हो जाओगे, इसका मतलब है मेरी नोइंग में नहीं है, मेरी फीलिंग में। तो मेरी फीलिंग अलग भी हो सकती है, मेरी एक फीलिंग है। तो अब सामने वाले शख्स को आप मोटिवेट और इंस्पायर करते हो कि वो कोशिश करे कि वो फेल ना हो। अच्छा, दूसरी चीज़ है, एक और जुमला है हम जिसमें यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये कहना कि आई, उसकी जगह वी, आई वर्सेस वी। अब जब आई यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आप अथॉरिटी है, मगर जब वी करते हैं तो कहते हैं हम कंबाइंड है, ये सब हमारा एक साथ है करना। वी विल डू दिस और आई विल डू दिस, आई वॉन्ट यू टू डू दिस, वी वॉन्ट यू टू डू दिस। वी और आई में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आई वर्सेस वी, तो अपने लैंग्वेज में, अपनी लिसानियत में, अपने डेली कन्वर्जेशन में फीलिंग के लफ्ज़ यूज़ करें ज़्यादा, जिसको फीलिंग का ताल्लुक हो, और दूसरा आई की जगह वी यूज़ करें। अच्छा, लियो के अंदर ये भी है, अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं तो लियो के अंदर है कि आप, यू आर नॉट अलोन, आपकी पूरी टीम आपके साथ है। तो वी, सो इट्स अ वर्क Yes. जो जिसके अंदर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं मैंने और अक्सर, डेवलप हो सकती है। सॉरी मैंने आपकी बात काटी, मैंने अक्सर ये देखा है कि लियो के जो लीडर्स हैं वो आई यूज़ करते हैं। हम यूज़ करना चाहिए, मैं नहीं आनी चाहिए, मैं तो वैसे ही खतरनाक है ना।
तो मैंने ये किया, मैं इतना सक्सेसफुल था, मैंने ये काम किया। उसी जगह हम सक्सेसफुल थे, हमने मिलकर ये काम किया। क्योंकि आप लोगों को एक सोच दे रहे हैं कलेक्टिव का, कि हम कलेक्टिवली एक टीम है और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ चल रहे हैं। और उसी तरह वर्क प्लेस पे हो, स्कूल में हो, घर के अंदर हो, तो ये कोशिश करें कि एक तो फीलिंग्स के वर्ड यूज़ करें, अपनी लैंग्वेज में फीलिंग्स को ज़्यादा डालें, और दूसरा आई की जगह भी यूज़ करें, हम यूज़ करें आओ। अच्छा, इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अपनी इंटेलिजेंस को जानना, कि मैं इस जगह इंटेलिजेंट हूँ? क्योंकि आपने अभी हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस पे, तो क्या इंसान के लिए ज़रूरी है पहचानना कि मैं किस एरिया में इंटेलिजेंट हूँ या कौन सी मेरी इंटेलिजेंस है? जब ये 10 साल की रिसर्च ने कंप्लीट हुई तो उन्होंने एक अजीब व गरीब चीज़ आइडेंटिफाई की। एक तो ये आइडेंटिफाई की कि कुछ लोगों में नेचुरली इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं उनकी। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये हर रिलीजन में क्वालिटी है स्ट्रेंजली। एक ये है, इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन हम अपनी ज़बान में उसे सब्र कहेंगे। इन्होंने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किए, एक कमरे में 20 बच्चों को बिठा दिया, उनके सामने 4 रंग की टॉफ़ियाँ रख दी, रेड, ब्लू, ग्रीन, समथिंग लाइक दैट, और एक लाइट लगा दी। कहा कि जब ये लाइट जलेगी तो आप पहली वाली टॉफ़ी उठाओगे, बाकी 3 को हाथ नहीं लगाओगे, उसको खा लोगे। जब तक दूसरी लाइट ना जले, आप दूसरी टॉफ़ी को, दूसरी मरतब ना जले, दूसरी टॉफ़ी को आप हाथ नहीं लगाओगे। उन्होंने नोटिस किया कि पहली लाइट जली, बच्चों ने टॉफ़ी खा ली, लाइट बंद हो गई। अब कुछ बच्चे थे जिन्होंने दूसरी टॉफ़ी भी खा ली, कुछ ऐसे थे जिन्होंने चारों खा ली। बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हर मर्तबा लाइट जलने पे एक टॉफ़ी खाई। अब उस बच्चों को उन्होंने स्टडी किया, जब ये हाई स्कूल में गए, कॉलेज तक पहुंचे, तो उन्होंने स्टडी किया इतने साल तक कि जिन बच्चों ने सब्र नहीं किया और फ़ौरन टॉफ़ियाँ खा ली, या जल्दी जल्दी खा ली, या लाइट से पहले कुछ खा ली, वो ज़िंदगी में नाकाम थे। और जॉब्स कर रहे थे, कोई गैस स्टेशन पे काम कर रहा है, कोई बर्गर पॉइंट पे काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा मैकेनिक का काम कर रहा है। मगर जिन बच्चों ने एंड तक फॉलो किया प्रोसीजर, वो ज़िंदगी में कामयाब थे। अच्छी पढ़ाई हुई, यूनिवर्सिटी तक गए, अच्छी जॉब्स थी, ज़िंदगी क्वालिटी की ज़िंदगी जी रहे थे। तो एक इन्होंने ये डिस्कवर किया। दूसरी जो अमेजिंग क्वालिटी डिस्कवर की, वो हम उस पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं, वो है ग्रेटिट्यूड, शुक्र के साथ। तो उनके पास जो खाता, दे वेरी हैप्पी विथ इट। वो रोना या शिकवे करना या शिकायतें करना बंद। उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे। रिलेशनशिप पता है आपकी तबाह क्यों होती है? आपकी रिलेशनशिप तबाह होती है शिकवे शिकायत से। तो शिकवे शिकायत जब कम होते हैं, आप अपने स्पाउस को अप्रिशिएट करते हो, अपने पार्टनर की एफर्ट को अप्रिशिएट करते हो। जितना अप्रिशिएट करते हो, ग्रेटिट्यूड शो करते हो, इतनी आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है, क्योंकि सामने वाले को आप वैल्यू दे रहे हो कि भाई तू मेरी ज़िंदगी में है, तू मेरे लिए काम करता है या करती है, तो मैं तुझे वैल्यू दे रहा हूँ। तो ये चीज़ है जिसका। उसके बाद एक और सेम चीज़, विद द टीम एज वेल, टीम है, कि अपनी टीम के साथ जो आपका रिलेशनशिप, आप उसका वैल्यू देते वैल्यू हो, देते बिल्कुल हैं आप देते हो। उसको। अच्छा, अब जो एक और चीज़ उन्होंने डिस्कवर की, कुछ क्वालिटीज़ के अलावा, उन्होंने कहा इंसान में मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम, आईक्यू की बात नहीं कर रहे। इमोशनल इंटेलिजेंस में इन्होंने कहा जी हमने डिस्कवर किया 12 टाइप की इंटेलिजेंस होती है, उसे मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छा, इसमें आपने मुझे पूरी एक लिस्ट दी है इंटेलिजेंस की। एक कहलाती कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, वो क्या होती है? कैनेस्थेटिक कहते हैं छूने को, टच करने को, बॉडी, अपनी जिस्म को समझने को। तो उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर की कि हर इंसान में मिनिमम 2 इंटेलिजेंस होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस में 2 फॉर्म होती है, एक प्रीडोमिनेंट, एक बहुत ऊपर होती है, और एक नंबर 2 होती है, बाद में नंबर 3 भी होती है। तो अगर जब आपको कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का जो बंदा होगा, वो डांसर होगा, एक्रोबैटिक होगा, जिम्नास्टिक होगा, सर्जन होगा, क्योंकि हाथ का इस्तेमाल करना मैं और आप नहीं कर सकते, सर्जन कर सकता है। उसका प्रिसीशन कैसा होता है? जब वो जिस्म पे छुरी लगाता है, जख्म लगाता है, काटता है, तो उसका प्रिसीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई नर्व ना कट जाए, कोई गलत जगह ना कट जाए। इसी तरह डांसर्स होते हैं, वो अपने बॉडी को समझते तो वो अपने डांस के जरिए, अपने जिस्म के जरिए मैसेज कन्वे कर रहे होते। इसी तरह एक्रोबैटिक है, जिम्नास्टिक्स हैं। तो इन लोगों में कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, तभी वो कामयाब होते हैं। और अगर देखें आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी वो इंटेलिजेंस नहीं है, तो काम में आप कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, तो ये इंटेलिजेंस हम पूरी डिस्कस करेंगे, हम चाहते हैं लेकिन इसको सब बताए लोगों अच्छा, को। दूसरी है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। कभी कभी हमने एक वीडियो में बात भी की थी कि छोटे बच्चे होते हैं, 1.5 साल का, म्यूजिक बजा, उसने हिलना शुरू कर दिया। वो म्यूजिक को अप्रिशिएट करता है, म्यूजिक को समझ रहा है, म्यूजिक के साथ एक हारमोनी के अंदर है कुछ बच्चे। तो कुछ लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, तो वो म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं और वो म्यूजिक में आगे कंपोजर बन सकते हैं, वोकलिस्ट यानी सिंगर्स बन सकते हैं, म्यूजिक का बैंड का हिस्सा बन सकते हैं। और जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस नहीं है, वो शायद म्यूजिक सुन तो ले, मगर वो म्यूजिक को समझ नहीं पाएगा,
मैं एक मिसाल दूं, अगर एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, उसमें 50 वायलिन है, जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी, वो सुनते सुनते समझ जाएगा कि इन 50 में से कौन सा वायलिन है जो सही नहीं बज रहा, या सिंक नहीं है। सिंक नहीं है उसके साथ। मगर आम आदमी जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, उसको सबकी आवाज़ सेम लगेगी। तो ये जितने भी गुलकार हैं, साज बजाने वाले हैं, ये तमाम के तमाम के अंदर फितरती तौर पर नेचुरली ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, तभी उनका रुझान म्यूजिक की तरफ जाता है। तीसरी है स्पेशल इंटेलिजेंस, ये क्या चीज़ है? स्पेस कहते हैं उसको, कि स्पेस को, कि अब ये जिनमें स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, ये लोग फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर सकते हैं। ये इन लोगों में सलाहियत होती है कि किसी चीज़ को, स्पेस को भर सकते हैं अपने सोच से। मिसाल के तौर पर एक खाली स्पेस किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को दे दें, किसी आर्किटेक्ट को दे दें, वो स्पेस के अंदर एक अपने जहन में इमेज बना सकता है कि ये स्ट्रक्चर बनेगा, और इंटीरियर डिज़ाइनर कहेगा ये कलर्स यूज़ होंगे उसके अंदर। तो ये जिन लोगों में स्पाशियल होती है, ये इसमें बड़ी अमेजिंग होती है कि ये स्पेस के भर सकते हैं स्पेस को। अच्छा, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मंतकी जिसको हम कहते हैं। कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं अच्छे होते। क्यों नहीं होते भाई? मैथ्स एक ही टीचर पढ़ा रहा है, कुछ को इंटरेस्ट होता है, कुछ को नहीं है। तो ये नेचुरली जिन लोगों में मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी, लॉजिकल सोच होगी, वो डिटेक्टिव बन सकते हैं, पुलिस में जाके डिटेक्टिव, जासूसी का काम कर सकते हैं। ये इनमें से कुछ लोग साइंटिस्ट भी बनते हैं, ज़ाहिर रिसर्च भी करते हैं। तो ये प्रोफेशन में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें लॉजिकल इंटेलिजेंस या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। व्हाट अबाउट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस? अच्छा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनको अल्फाज का ज़ख़ीरा है उनके पास, वोकैबुलरी उनकी बहुत बड़ी है, वो वर्ड्स को समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हमारे लिए तो लफ्ज़ है ना, मगर वो जब लफ्ज़ किसी और लफ्ज़ के साथ जोड़ा जाता है तो उस लफ्ज़ की ताकत होती है। मिसाल के तौर पे एक तोप है, उस तोप पे जब तक गोला न डाला जाए तोप बेकार है। तो इसी तरह मखसूस अल्फाज का इस्तेमाल करना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, उनको कन्विंस करना, ये उन लोगों में महारत होती है जिनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। अच्छा, ऐसे लोग ऑथर भी हो सकते हैं, राइटर्स भी हो सकते हैं, पोइट्स भी हो सकते हैं। आप देखें, राइटर्स जब कोई किताब लिखता है तो कितने खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करता है। उसे पता है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे सेट बैठेगा, फिट होगा। आम आदमी नहीं जानता, इसलिए कि उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस? अच्छा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं उन लोगों में कि जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि लोगों के अलावा वो अपनी ज़ात के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनको अपने बारे में बहुत पता होता है। मसलन वो अपने साथ वक्त गुजारते हैं, सीकर होते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं। इंट्रोवर्ट टाइप के लोग जो अपने साथ वक्त गुजारते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो अमूमन कहते हैं कि सूफीज़ होते हैं, योगीज़ होते हैं, दरवेश होते हैं, सेंट्स होते हैं। इस किस्म के लोग होते हैं जिनके अंदर इंटेलिजेंस होती है कि वो अपने आप से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। इंटरपर्सनल कहते हैं पीपल्स मैन, वो जो किसी महफिल में जाएगा, सबसे सलाम दुआ करेगा, सबको दोस्त बना लेगा। तो जो लोग सेल्स में होते हैं, मार्केटिंग में होते हैं, पीआर में होते हैं, इवन एक्टर्स जो होते हैं, वो दे आर एक्सीलेंट विद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस? अच्छा, नेचुरलिस्टिक तो एग्जिस्टेंशनल, ये नियरली सेम है। नेचुरल का मुराद ये है कि आपके अतराफ में जो नेचर है, जिसमें बाग है, सब्जा है, फूल है, पत्थर है, चट्टान है, हवा है, पानी है, ऐसे लोग जिनमें ये इंटेलिजेंस प्रीडोमिनेंट होती है, ऐसे लोग आपको फार्मर्स मिलेंगे, एग्रीकल्चरिस्ट मिलेंगे, हाइकर्स मिलेंगे, बॉटनिस्ट मिलेंगे, शेफ। देखिए, जो शेफ बन ही नहीं सकता जिसको सब्जी से प्यार ना हो, फ्रूट से प्यार ना हो, राइट? तो उसका जो नेचुरल इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स नेचर, वो उसको शेफ बनाता है, बहुत अच्छा खाना बनाता है। आप देखिए, जब शेफ प्रेजेंटेशन देता है, तुम तो दुनिया के बड़े बड़े शेफ का खाना खा चुकी हो, तो तुम्हें पता है वो जिस तरह प्रेजेंटेशन देता है वो किस तरह होता है कि कहीं उसने पत्ता रखा हुआ है, कहीं को डाली रखी हुई है, स्टोरी वो बता रहा है प्रेजेंटेशन में। तो नेचुरल इंटेलिजेंस जिसमें होगी वो डेफिनेटली ऐसे काम करेगा जिसमें नेचर इन्वॉल्व हो। एग्जिस्टेंशनल इंटेलिजेंस कहते हैं एग्जिस्टेंस, इंसान कहाँ है, ये वजूद क्या है, ये कायनात क्यों बनी, हर चीज़ का मकसद क्या है। ये वो लोग होते हैं जो बड़े डीप थिंकर्स होते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं। उसमें फिलोसफर्स आ जाते हैं, उसमें अगेन सूफीज आते हैं, रिलीजियस आते हैं, सेंट्स आते हैं, जो क्वेश्चन करते रहते हैं एग्जिस्टेंस के बारे में। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आया हूँ, मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का। इसमें रिलीजियस पीपल भी बहुत होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स भी बहुत होते हैं,
मिस्टिक्स होते हैं, ये तमाम लोग जो होते हैं उनमें ये नेचुरल होता है, वरना वो सवाल ना करते। अच्छा, ये जब मैं पूरे इसके से गो थ्रू किए तो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे जहन में आई है। एटलियर क्रैन एक रेस्टोरेंट है सैन फ्रांसिस्को में, और जो उसकी शेफ़ है वो मिशेलिन स्टार शेफ़ है। अच्छा, जब आप उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, सो वो पहले आपको एक स्टोरी देता है, एक पोएम देता है, सॉरी नॉट स्टोरी बट एक पोएम देता है। उस पोएम के ऊपर वो पूरा मेन्यू सेट होता है। तो पोएम शेफ़ लिखती है और खाना भी शेफ़ बनाती है। वो जो शेफ़ है वो सिर्फ यूज़ करती है आपके जो आपके प्रोडक्ट्स उस वक्त सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करती है, जो उस वक्त मौजूद होता है फार्मर्स मार्केट के अंदर वो यूज़ करती है। एंड हार्डली उसमें कोई सॉस होती है, यू कैन ओनली टेस्ट वेजिटेबल्स और फिश और वट एवर देयर इज़। और अगर मैं इस पूरी चीज़ से गुजरूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि उसके अंदर डेफिनेटली नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस तो है, बिकॉज शी इज़ यूजिंग एवरीथिंग दैट शी नेचर से लेके, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी होगी, क्योंकि वो जो उसने पूरी स्टोरी लिखी है जिसमें वो अपना पूरा एक्सपीरियंस बयान करती है, वो इट्स ब्यूटीफुल टू रीड। कि आपको ऐसा लगता है कि मैं वो खाना तो खा रहा हूँ, लेकिन वो जिस जगह ट्रैवल किया उसने या जो उसका बचपन था, वो पूरा बचपन उस खाने की एक डिश में होता मौजूद है। अब उसने एक चॉकलेट का लास्ट में एक हमें वो दिया, ट्री दिया, कि वो अपने वालिद के साथ ट्री में बैठा करती थी या जाया करती थी उसके पास। तो वो सारे ट्री एक पूरा बना हुआ, उस ट्री के ऊपर छोटी छोटी ट्रीट्स पड़ी हुई है जो आपका डिजर्ट था। And I was so shocked and so intelligent, I mean so surprised to see that, कि how a chef can be such a good writer as well. तो मैंने कहा ना, दो इंटेलिजेंस मिनिमम होती है, एक प्रीडोमिनेंट होगी और एक नीचे नंबर 2 पे होती है, बाज लोगों में 3 होती है। तो हमें इसका पर्पस ही है इंटेलिजेंस टेस्ट का। बल्कि मैं तमाम लियो मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि आप इंटरनेट पे जाएं, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करें, रिजल्ट आप चाहे मुझे भेज दें, मैं अभी बता दूंगा आपके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है। नहीं तो आप अपनी टेस्ट के रिजल्ट से खुद ही अंदाजा कर लें कि वाई आई डू व्हाट आई डू, मैं क्या कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आपने एक क्वेश्चनर यहाँ पे भी दिया है इनको, जो वीडियो के साथ पीडीएफ फॉर्म में अटैच होगा, तो उसको भी वो सॉल्व कर सकें। वो बेसिकली अगेन वो क्वेश्चन इसलिए कि आप अपने डिटरमिन करें कि ज़िंदगी में असल में हमारे बटन्स कौन कौन से हैं, कौन सी चीज़ हमें एक्साइट करती है, कौन सी चीज़ हमें दुख देती है, कौन सी चीज़ हमें परेशान करती है, किस बात से गुस्सा आता है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं उनको भूख लगी तो गुस्सा आता है, कुछ को नींद ना मिले तो गुस्सा आता है। तुम्हारी बात मैं कर रहा हूँ, तुम्हें पता है, तो हमें मुझे क्या करना होगा तुम्हारे लिए कि भाई तुम अगर मेरे साथ हो तो तुम्हें जब भूख का वक्त हो तो मैं तुम्हें फ़ौरन खाना खिला दूँ ताकि तुम्हारा गुस्सा आना है। और तुम्हें खुद पता है कि तुम खाने का टाइम हो गया, अगर भूख लगी है तुम खुद खाना खा लो, तो इससे तुम्हारा अपना सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। आइडिया ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में जितना आप डेवलप करेंगे, दो और क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी। एक तो हमने बात की ग्रेटिट्यूड के साथ, एक हमने की डिलेड ग्रेटिफिकेशन की बात, दो और क्वालिटी आ जाती है। एक आती है एम्पैथी, रहम दिल, किसी की समझना, किसी के लिए रहम रखना। रहम इंसान के लिए, जानवर के लिए, पौधे, किसी चीज़ के लिए भी रहम हो सकता है। जब इन्होंने रिसर्च की तो दो क्वालिटी तो मैंने तुम्हें बताई कि एक इन्होंने कहा ग्रेटिट्यूड के साथ ज़िंदगी गुजारना, और एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी सब्र के साथ। एक और चीज़ उन्होंने डिस्कवर की, उसे एम्पैथी कहते हैं। और एम्पैथी जो होती है वो रहम दिली, यानी आपके दिल में रहम हो। तो जिस शख्स के दिल में रहम होगा वो इंसान के लिए भी होगा, जानवर के लिए भी होगा, और अल्लाह की जो मखलूक है कायनात में उसके लिए भी रहम होगा। तो वो कभी किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी के दर्द को महसूस करेगा। जब दर्द को महसूस करेगा तो ज़ाहिर है वो कुछ कर सकेगा जो वो करता है। अगर फॉर एग्जांपल एक रहम दिल डॉक्टर है और एक डॉक्टर ऐसा है जो रहम दिल नहीं है, दोनों के इलाज में बहुत फ़र्क होगा। वही दवाई देगा, वही प्रोसीजर होगा, वही प्रोग्नोसिस होगी, लेकिन इलाज में फ़र्क इसलिए होगा कि उसके दिल में चूंकि रहम है तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन में भी वो रहम जाएगा, एहसास। सही। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये डोमेन्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, जैसे कि आपका इमोशनल परसेप्शन क्या होना चाहिए चीज़ों के बारे में, और उसके अलावा आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। सो व्हाट इज इमोशनल परसेप्शन? अच्छा, डेनियल गोलमैन एक आदमी था जिसने इस रिसर्च जब उसको मिली तो उस रिसर्च पे उसने किताबें लिखना शुरू की, और इस किताब में उसने अपने तौर पर इसको डिवाइड किया कि जी इमोशनल इंटेलिजेंस के डोमेन्स क्या होने चाहिए। उसमें पहली चीज़ ये कहता है कि इमोशनल परसेप्शन। अच्छा, आपके अंदर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप इमोशंस को, एहसासात को, जज्बात को समझ जाओगे म्यूज़िक में, फेसेस में। लोगों, आपने किसी का चेहरा देखा तो आप समझ जाओगे ये दुखी है, ये परेशान है, ये इरिटेबल है, झुंझलाहट है इसको, या उदास है, क्या है। अच्छा, आमतौर पर हम इग्नोर करते हैं, मगर इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन जो होगा वो दूसरों के चेहरों पे पढ़ लेगा इमोशंस को। इसमें आपको पता है इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं वो बड़े माहिर होते हैं, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, कैनेस्थेटिक भी होती है उनमें, वो पहचान जाते हैं।
दूसरी चीज़, मैं और आप शायद म्यूज़िक सुने तो हमें पता ही ना हो म्यूज़िक म्यूज़िक है, मगर जो इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी होगा वो म्यूज़िक के अंदर इमोशंस को पहचानेगा। हमने बात की मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो उस मल्टीपल इंटेलिजेंस में डेफिनेटली मैथमेटिक्स भी आ गया, लॉजिकल भी आ गया, म्यूजिक भी आ गया, टच भी, लिंग्विस्टिक भी आ गया, कैनेस्थेटिक भी आ गया। सो इन अ वे इमोशनल इंटेलिजेंस का सारी इंटेलिजेंस आती है, इसका लॉजिकल भी आती है। अब फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं है मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या, और मैं एक काम किए जा रही हूँ। फॉर एग्जांपल एक पब्लिक स्पीकर हूँ मैं, और उस पब्लिक स्पीकिंग में मुझे शायद मैं इमोशनली लिंग्विस्टिकली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मे बी मैं बहुत ज़्यादा लोगों को फील नहीं कर पाती या मैं समझ नहीं पाती, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। सो क्या मैं इसको डेवलप कर सकती हूँ? देखिए, एक तरीका तो ये स्टिमुलेट करना। आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप प्रेजेंटेशन देते हैं, मगर आपके अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिंग्विस्टिक जिसको कहते हैं, मगर आप में म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। अब आप क्या करें, आप प्रेजेंटेशन में बैकग्राउंड में म्यूजिक चले आपका, तो वो जो म्यूजिक आपका कान सुनेगा, आपका ब्रेन चीज़ों को बड़ी क्विकली प्रोसेस करेगा। तो आप म्यूजिकल वे में, जैसे तुमने कहा ना, शेफ ने बनाना है खाना मगर पोइट्री उसने लिखी है, उस पोइट्री को कनेक्ट किया खाने के साथ, बजाय दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मगर कमाल की बात यह है कि आप अपनी असल म्यूजिकल इंटेलिजेंस या जो भी इंटेलिजेंस आपकी है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो उस काम के साथ जो आप कर रहे हो, तो आपको उस काम के अंदर फ़र्क महसूस होगा। ओके, सो अच्छा ये होता है अक्सर कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं एक काम कर रही हूँ, और फॉर एग्जांपल लियो के हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो मल्टी मार्केटिंग कर रहे हैं या लोगों से जाके मिलते हैं। अब उनको इस वीडियो के बाद पता चला कि मेरे में तो इंटेलिजेंस है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, काम छोड़ दूँ कि काम करने के तरीके को चेंज करूँ जिसमें अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकूँ? अभी मैंने कहा ना कि काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वाई पे आ जाएगा, वाई आई डू व्हाट आई डू। आप समझते हैं कि काम बहुत अच्छा है, नोबल काम है, मुझे भी पैसे मिल रहे हैं और मैं दूसरों को अपलिफ्ट कर रहा हूँ, लोगों को रोजगार मुहैया कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप क्या करेंगे, इंटेलिजेंस नहीं है तो कम से कम जो इंटेलिजेंस आप में है उसको उस काम से कनेक्ट कर दे। जैसे मैं म्यूजिक की मिसाल दी तुम्हें, राइट। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपके अंदर स्पाशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो या आपके अंदर एग्जिस्टेंशियल ज़्यादा हो, नेचुरलिस्टिक हो। अच्छा, नेचुरलिस्टिक है तो क्या करेंगे, आप ये करें कि जहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या जहाँ आप लोगों को जमा कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, वहाँ पे फ्लावर्स, पॉट और थोड़े छोटे छोटे प्लांट्स रख दें। इंस्टेंटली आपका माइंड देखेगा, प्रोसेस करेगा, आपकी वो इंटेलिजेंस जो कि प्रीडोमिनेंट है वो इसमें शामिल हो जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन में। मिसाल दूं, आप प्रेजेंटेशन के अंदर जब बात करते हैं तो आप उसमें वो वर्ड्स यूज करें जिनका ताल्लुक फीलिंग से और जिनका ताल्लुक नेचर से। ठीक तो है, वो लिंग्विस्टिक मैं मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल आप दे रहे हैं किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं लियो की, तो आप कहें देखो मैं एक मिसाल देता हूँ, लियो क्या है। जिस तरह आप एक बीज बोते हो, उस एक बीज से हजारों बीज निकलते हैं। तो आप दो लोगों को अपने लाइन में लोगे, लेफ्ट एंड राइट, मगर वो दो लोग जो हैं वो अपने दो दो लोगों को लेंगे, तो आप सोचो जिस तरह हजारों बीज निकलते हैं इस तरह हजारों बीज निकलेंगे, हजारों लोग आपके लाइन में नीचे आएंगे। हम अपनी कोई भी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को एनहेंस कर सकते हैं अगर बिल्कुल करना कर चाहे सकते तो। हैं। उसका तरीका ये, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंटेलिजेंस क्या है। दूसरा, डेवलप करें। जैसे तुम्हें पता है, मेरी आदत है कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, एयरपोर्ट पे मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, लोगों के चेहरे ऑब्जर्व करता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करता हूँ। ये मुझे हेल्प करती है मेरी इंटेलिजेंस को इन्हेंस करने के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा म्यूज़िक जब सुनता हूँ तो उसमें कोशिश करता हूँ मालूम करूँ कि किस किस्म के इमोशंस हैं। उसके अलावा पेंटिंग है, इसमें मालूम करता हूँ कि कैसे इमोशन है, एफर्ट करता हूँ। अब आपने मुझे एक दफ़ा कही थी एक बात कि अगर तुम्हें अपना लिंग्विस्टिक या अगर तुम्हें अपनी कोई इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है तो जो डोमिनेटेड माई इंटेलिजेंस है उसके थ्रू स्किल को अपनी तैयार करो। वही एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, उसको उसके थ्रू उसको शार्पन करो। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर हम आ जाती है इमोशंस को हम सोशल नॉर्म्स में कैसे यूज़ करते हैं, इंटरेक्शन में कैसे यूज़ करते हैं। हमें दूसरे शख्स, अगर हमारे में एम्पैथी होगी तो हम दूसरे के इमोशंस को समझ पाएंगे। ठीक है, हमें दूसरों की फीलिंग्स का पता होगा। जब फीलिंग्स का पता होगा तो हमारा जो फीडबैक होगा या हमारा जो एक्शन होगा वो इस तरह होगा कि हम उसे हेल्प करेंगे उस शख्स को, क्योंकि हम उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को महसूस कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, अब इसमें थोड़ी लिंग्विस्टिक आ जाती है, कि कौन से अल्फाज किस इमोशंस की नुमाइंदगी करते हैं। आमतौर पर हम कहते हैं दुख, गम, हम एक समझते, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, शर्म और हया, बज़ाहिर हम एक साथ, शर्म और हया नहीं है तुम्हारे में, दोनों अलग अलग है। हया इंटरनल है, शर्म इजहार है। तो जितना आप
लफ्ज़ों को समझेंगे जो इमोशनल इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, इतना आपकी कम्युनिकेशन जो है वो लोगों के साथ बेहतर होगी। इसके अंदर यहाँ पे जो हमने कम्युनिकेशन स्किल पे भी बात की थी हमारी प्रीवियस वीडियोस में कि आपको पता होना चाहिए आपका ऑडियंस क्या है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, सो दैट यू कुड यूज सेम वर्ड्स टू आइडेंटिफाई और टू रिलेट विद अदर पीपल। बिल्कुल सही है। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होगी अगर मुझे अपनी लाइफ में मैं देखूँ या मैं करना चाहूँ, एंड आई वांट टू बी इमोशनली स्ट्रांग एंड आई वांट टू डू थिंग्स, मैं चाहती हूँ मैं अचीव करूँ, तो वो क्या होगी? एवोल्यूशन कहते हैं इर्तिका को, हर चीज़ इवॉल्व होती है, बढ़ रही है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपकी बढ़नी चाहिए। उसके लिए हम 3 स्टेजेस हैं। पहला है नो योर सेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में हर रिलीजियस ग्रुप, हर रूहानी ग्रुप कहता है अपने आप को जानो, अपनी ज़ात को जानो, तुम कौन हो। इसमें आपको अपने इमोशंस का पता होना चाहिए, अपनी नेगेटिविटी का पता होना चाहिए, अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए। अब देखें, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ के साथ आप क्लिक करते हो, कुछ के साथ नहीं करते। अब जिसके साथ नहीं करते, क्या उसके साथ राब्ता ज़रूरी है, ताल्लुक़ ज़रूरी है? फॉर एग्जाम्पल, एक कुलीग है, बॉस है, आपको पसंद नहीं है किसी वजह से, उसकी नाक अच्छी नहीं है, उसका अंदाज़ अच्छा नहीं है, उसका लबो लहजा अच्छा नहीं है, मगर काम करना है अपने, तो अब क्या करेंगे आप देखेंगे कि मुझे बॉस की कौन सी बात प्रोवोक करती है या कौन सी बात मुझे नापसंद है। अब उसको आप अपनी इमोशन से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काम करना है। तो जब आप अपनी ज़ात को जानते हैं तो आप अपनी खामियां और अपनी अच्छाइयां दोनों जानते हैं। हम में से अक्सर नहीं जानता ये। तो पहला स्टेज है अपनी ज़ात के बारे में। हमने एक क्वेश्चनर रखा है, आप सॉल्व करेंगे, आप PDF फॉर्मेट में होगा, आप उसको डाउनलोड करें, आप उन सवालात के जवाब दें, आप अपने आप को जान लेंगे कि आप कौन हैं। नो दाई सेल्फ। जब कुछ अपने बारे में मालूमात आ जाए, अब सेकंड स्टेज शुरू होता है। सेकंड स्टेज के अंदर आप ये कहते हैं चूज़ योर सेल्फ। अब चूज़ योर सेल्फ में मुख्तलिफ बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या बनना चाहते हैं? अब क्या बनने से मुराद है क्या करना चाहते हैं, किस किस्म की पर्सनैलिटी आप करना चाहते हैं। अब चूज़ में ये होता है कि आप डिसाइड करते हो कि ठीक है जी, आई चूज़ टू बी अ पॉसिबिलिटी फॉर समथिंग। मैं चूज़ करता हूँ कि मैं लोगों की या मैं हेल्थ पे काम करूँगा। मैं चूज़ करता हूँ कि मैं एजुकेशन पे काम करूँगा। फॉर एग्जांपल, मेरी मल्टीपल इंटेलिजेंस भी उसके अंदर है, तो मैं उसमें काम करूँगा। तो आप चूज़ करते हैं कि व्हाट यू वांट टू बी डाउन द लेन, 4-5 साल में मैं क्या बनना चाहूँगा। यानी रहूँगा तो इंसान वही 2 आंखों वाला 2 कान वाला, मगर मैं कर क्या रहूँगा, वो चूज़ कहते हैं। जब वो कर लो तो तीसरा स्टेज आता है गिव योर सेल्फ। यानी जो चीज़ आपने चूज़ की अपनी ज़िंदगी के लिए, उसके अंदर मुकम्मल जम हो जाओ, उसको दे दो, गिव योर सेल्फ। और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये कमिटमेंट पे आ जाते हैं यहाँ पे। डेडिकेशन है कमिटमेंट के, लाइफ आपकी डेडिकेटेड और कमिटेड होगी बिकॉज आपने गिव कर लिया। दुनिया में बड़े बड़े जो फिलंथ्रॉपिस्ट है लाइक वॉरेन बफेट वगैरह, इन्होंने अपने आप की ज़ात को जाना, इन्होंने चूज़ किया कि मुझे क्या बनना है, और चूज़ करने के बाद उन्होंने अपने आप को दे दिया। तो आज वो बिलियनर ज़रूर है, मगर आप देखें उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारी कमाई का हिस्सा जो है वो चैरिटी में दे दिया। वॉरेन बफेट हिस्ट्री के अंदर शायद वो वाहिद आदमी है जो सिंगल, नॉट अ कंपनी और समथिंग, जो सिंगल हैंडली सबसे बड़ा डोनेशन देता है। और आप देखो उसे चूज़ कैसे का सिंपल लाइफ गुजारता है। ही चूज़ सिंपलिसिटी, चूज़ कर रहा है, सिंपल लाइफ गुजारता है, लोगों की मदद भी करता है, फजूल खर्ची नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता जो उसको इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये जब चूज़ करते हैं तो आप अपने आप को एक नई शख्सियत बनाते हैं, और उसके बाद वो शख्सियत किसी उसके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था जो आप अभी बात कर रहे हो। इन हिज इंटरव्यू ही सेड, मैं पैसे रखने के लिए नहीं कमाता हूँ, मुझे पैसे पसंद है कमाना, मुझे पसंद है जो मैं काम करता हूँ, एंड आई लाइक डूइंग इट, आई डोंट लाइक कीपिंग मनी समवेयर, और दैट्स व्हाई मे बी गिव द मनी अवे। मतलब दैट वाज रियली ब्यूटीफुल टू नो। सो अगर आप जिस तरह भी हमने बात की है कि इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू नो कि आपको पहले पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, फिर मैं जब मुझे पता चल जाए मैं कौन हूँ, देन अगर मैं कुछ और बनना चाहता हूँ या मैं किस तरह अपनी जो मेरी इंटेलिजेंस है या जो मैं हूँ खुद, वो मैं क्या चूज करना चाहता हूँ, हाउ विल आई गिव इट टू द वर्ल्ड। एंड द थर्ड इज जस्ट गिव योरसेल्फ, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू गिव योरसेल्फ। बिल्कुल सही। क्योंकि जैसे अगर आपको पता है कि मेरे अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो नो योरसेल्फ, फिर चूज योरसेल्फ, वो पाथ चूज करो जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और फिर कमाने के साथ साथ अपनी ज़ात का कुछ हिस्सा जो है वो लोगों को भी दे दो। ग्रेट। तो अब हम इसको समराइज करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, कि इमोशनल इंटेलिजेंस से फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपकी इंटेलिजेंस कौन सी, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर हर चीज़ आती है। आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी आती है, आपकी लिंग्विस्टिक थिंकिंग भी आती है, आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी आती है, स्पेशियल इंटेलिजेंस भी आती है। सो हमारी ज़िंदगी में जितने एरिया हैं
उन सब की इंटेलिजेंस को बेसिकली हम एक का नाम देते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आपको थ्रू दिस वीडियो क्वेश्चनर के थ्रू, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू ये पता होना चाहिए कि आपकी इंटेलिजेंस कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। जब आपको पता चल जाए एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस के जो स्टेप हैं, फर्स्ट व्हेन यू नो योरसेल्फ, जब आपको पता चल जाए कि मेरी इंटेलिजेंस क्या है, हु एम आई, फिर आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे, चूज योरसेल्फ, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू आर डूइंग। अभी आप क्या कर रहे हो और आप क्या करना चाहते हो। और अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आपकी इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व नहीं हो रही, आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। एंड थर्ड स्टेप होगा गिव योरसेल्फ। देन उस इंटेलिजेंस को जो आपने चूज किया है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसके बाद जो आपने स्टेप चूज किया है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, एंड देन बी रेडी, बिकॉज चूज गिव योरसेल्फ रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। देन बी रेडी टू गिव योरसेल्फ टू द वर्ल्ड। थैंक यू।